जो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये है जी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हम आगे वक्त के साथ साथ इस चीज को जो है वो पढ़ते जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन चीज़ों को डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो है वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ये ऑक्सीडेशन की मैंने तमाम डेफिनेशंस लिखी हैं जो केमिस्ट्री की किसी भी बुक में यूज होती हैं, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो। ये तमाम डेफिनेशन जो इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन की हैं वो मैंने लिखी है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन कहते हैं जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीडेशन कहते हैं जी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन कहते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को, ऑक्सीडेशन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन को, ऑक्सीडेशन कहते हैं इंक्रीज इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स, डिक्रीज इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन तमाम बातों की आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जब मैं आपको ये एग्जांपल्स दूंगा। ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगा उसमें ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन की और भी कई डेफिनेशन होंगी, लेकिन ऑक्सीडेशन की जो सबसे बुनियादी डेफिनेशन है और सारी डेफिनेशन उसी से निकलती हैं वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन। बाकी सारी डेफिनेशन इसी का हिस्सा है। जब इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो बाकी सारी डेफिनेशन खुद खुद आ जाती हैं। मैं आप लोगों को भी एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को बात की समझ आ जाएगी। अच्छा, जो कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इसमें आप लोग याद रखें कि बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैसे असाइन करना होती है, उसके रूल्स मैं आपको बाद में बताने लगा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेकिन इस स्लाइड के लिए सिर्फ इतना आप लोग प्लीज याद रखें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। जो डिस्कशन इस स्लाइड पे मैं करूंगा उसमें ये आपके काम आएगा। और जो आपके पास क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये तीन चीजें आप लोगों ने जेहन में रखनी है। तीन चीजें जेहन में रखेंगे तो आपको सारी ये डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, हम लोग मीथेन से शुरू करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आप लोगों ने एफएससी में भी किया है कि मीथेन का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, पहले बनता है क्लोरोमीथेन, उसके बाद बनता है डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद बनता है ट्राइक्लोरोमीथेन और फिर बनता है टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे मैं कार्बन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूँ। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे निकालूंगा? देखिए CH4 है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो 4 हाइड्रोजन है, उन 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो। अब बताएं कि +4 में क्या ऐड करें कि 0 आए? +4 में -4 ऐड करें तो 0 आए। उसकी वजह यह है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो 0 होता है, क्योंकि CH4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो टोटल 0 होनी चाहिए। तो 4 +4 में क्या ऐड करें? -4। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। अब यहाँ पे आगे फिर आते हैं, यहाँ पे यानी ये मीथेन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है। अब आ जाए जी नेक्स्ट पे। अब देखें ये है CH3Cl, एक क्लोरीन के ऊपर कितना आ गया? -1। यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन की वजह से क्या आ गया? +3 -1 बन गया +2। +2 में क्या ऐड करेंगे? 0 बने -2। यहाँ पे सॉरी हाँ -2। यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ये जब CH4 की ऑक्सीडेशन होती है तो अभी हमने देखा है कि CH4 में हाइड्रोजन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
वो क्या है हमारे पास -4 है, ये अभी हमने देखा है, क्योंकि हाइड्रोजन की +4 है तो ये -4। अब यहाँ पे आए CH3OH में आए, यहाँ देखें 4 हाइड्रोजन है, उन चारों हाइड्रोजन की वजह से +4 आ गया, एक ऑक्सीजन है उसकी वजह से -2 आ गया, +4 -2, इसका ओवरऑल रिजल्ट आ गया +2। +2 में क्या ऐड करें कि 0 बने, -2। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। अब यहाँ पे आए, ये उसी का मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म लिखी है, स्ट्रक्चर लिखा है। अब इसमें आए 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन की वजह से +2, एक ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से -2, +2 -2 0, 0 में क्या ऐड करें, 0 बने 0। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब यहाँ पे है, इसमें है आप लोग 2 हाइड्रोजन है उनकी वजह से +2, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के -2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन -4, क्या बना +2 -4, ये बना -2। -2 में क्या ऐड करें कि 0 बने, +2। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब यहाँ पे है CO2 में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो गया। -4 में क्या ऐड करें कि 0 बने, +4। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। देखें जो चीजें आपसे याद होती हैं वो आप साथ साथ याद करते जाएं। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखे हैं। एक मैंने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन लिखा है, मीथेन की क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिससे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। और दूसरा मैंने ऑक्सीडेशन लिखी है अल्केन की, अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जैसे ये मिथाइल अल्कोहल है, इसी तरह आपको पता है इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। अब हम देखना चाहते हैं कि आपको पता है बहुत सारे लोग दुनिया में अल्कोहल ड्रिंक भी करते हैं। आपने देखना है कि जब लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर फेट क्या होती है। तो याद रखें, जब अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बॉडी में अल्कोहल जाता है तो सबसे पहले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है एसिटाल्डिहाइड। जो लोग ये ड्रिंक करते हैं, कभी उनसे अगर आप कोई उनका इंटरव्यू सुने तो वो आप उसमें देखेंगे कि वो कहते हैं कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो जो हैंगओवर होता है उसको हैंगओवर बोलते हैं। वो हैंगओवर इसकी मदद से होता है, इसकी वजह से होता है कि जब इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड बनता है, उसकी मदद से, उसकी वजह से वो हैंगओवर होता है। उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बना ऑक्सीडेशन से, एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एस्टिक एसिड बनता है, विनीगर बनता है। तो फाइनली जो है अल्कोहल बॉडी से जो रिलीज होता है वो विनीगर की फॉर्म में अल्कोहल बॉडी से रिलीज हो जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अच्छा, अब लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे तो कुछ और है। यहाँ पे ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे या हम रिडक्शन कहेंगे। देखें, -4 से मीथेन की ऑक्सीडेशन से मिथाइल अल्कोहल, -4 से ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हुई, -4 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन कहते हैं। -2 से 0, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, फिर इंक्रीज हुई, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। 0 से +2, +2 से +4, इस साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये सारे के सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है इधर जाते हुए, ये डेफिनेशन भी होगी। गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन ऐड होता जा रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें से कम होता जा रहा है। इंक्रीज इन CX बॉन्ड, CX, X से मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो हेलोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान 3 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो रहे हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 4 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कोई बॉन्ड नहीं। तो ये सारी डेफिनेशन। उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
कुछ इधर जाते हुए भी हमने उधर क्लोरीन ऐड किया था, इधर ऑक्सीजन ऐड किया है, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड किया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऐड करने को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने भी सीखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये आपकी बहुत काम है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखें जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रूल देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के। अभी मैं आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन देख रहा था, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि जो इंटरव्यू है, बहुत सारे लोग रिटन क्लियर कर जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। इंटरव्यू में ये होता है कि अभी हमारे एक स्टूडेंट है और वैसे तो बड़े मशहूर टीचर भी हैं, उनसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैंगनीज सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो इस तरह के, यानी ये क्वेश्चन जो अभी इस पेज पे, इस स्लाइड पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्लाइड को आप ये ना समझें कि ये कोई मतलब आसान है, ये स्लाइड पे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक निमोनिक मैंने आपके सामने बनाई है। निमोनिक कोई भी चीज याद करने के लिए जो हम टोटके से बनाते हैं उनको हम निमोनिक बोलते हैं। ये निमोनिक मैंने बनाई आप लोगों के सामने। ये निमोनिक देखें जी, यहाँ निमोनिक है फाइन हो। जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं कि फाइन हो, आर यू फाइन, तो ये फाइन हो ये निमोनिक है। ये फाइन हो याद रख के आप लोग सारे जो रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के, वो सारे आप लोग कर लें। अब फाइन हो में नंबर 1 पे एफ है। एफ का मतलब है फ्री स्टेट एलिमेंट हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी किसी इक्वेशन में या कहीं पे अकेला कोई एलिमेंट लिखा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो, उसे बोलते हैं फ्री स्टेट एलिमेंट। जैसे यहाँ लिथियम फ्री स्टेट में लिखा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, बेरिलियम फ्री स्टेट में लिखा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। यहाँ H2 जो है ये भी फ्री स्टेट है हाइड्रोजन, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। फ्री स्टेट में एलिमेंट जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। अब आई जो है, आई से क्या मुराद, आई से मुराद है आयन कंटेनिंग सिंगल एटम। अगर कोई ऐसा आयन हो जिसमें एक ही एटम हो तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके विलेंसी की इक्वल होती है। अब हम लोग विलेंसी कैसे निकालते हैं, याद रखें विलेंसी निकालने का तरीका ये होता है कि जो पीरियोडिक टेबल के पहले 4 ग्रुप होते हैं उनकी विलेंसी ग्रुप नंबर की इक्वल होती है। आपको पता है ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये आपके पास तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। जो पहले 4 ग्रुप हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होती है, उनकी वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर होती है। पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू वैलेंसी। बेरिलियम दूसरे ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बोरॉन तीसरे ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कार्बन चौथे ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। जो आखिरी 4 ग्रुप हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह की होती है। मैं एंड पे यहाँ नियॉन भी लिख लेता हूँ 8वें ग्रुप का। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह की होती है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर भी हो सकती है और ग्रुप नंबर में से 8 माइनस करने से भी हासिल होती है। अब ये बाकी 4, ये 5वां ग्रुप है। आपको पता है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभार +5 होती है, जो ग्रुप नंबर की इक्वल है 5वां ग्रुप +5, और कभी कभार नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। तो जो ग्रुप नंबर है कभी कभार ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर भी हो सकती है और ग्रुप नंबर में से 8 माइनस करने से। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ऑक्सीजन की एग्जांपल तो हम नहीं देते। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +6 होती है और कभी इसकी -2 होती है। अब क्लोरीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, Cl2 और O7, ये एक याद रखें कंपाउंड, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, कीप इन माइंड, क्योंकि क्लोरीन 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तो होती है, आप लोगों को पता है। इसी तरह जो नियॉन है 8वें ग्रुप में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर में से 8 माइनस करने से तो 0 है। तो अगर कोई आयन जो सिंगल एटम पे कंटेन करता हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी वैलेंसी की इक्वल होती है। पहले ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 1+1, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी +2, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी +3, चौथे की +4, पांचवें की -3, छठे की -2, सातवें की -1। तो ये इनकी वैलेंसी है। तो आयन कंटेनिंग सिंगल एटम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी इक्वल होती है। अब नेक्स्ट है जी आयन कंटेनिंग, अब आई से फिर एक होता है आयन कंटेनिंग मैनी एटम। अगर किसी आयन में एक से ज्यादा एटम सॉरी, अगर किसी आयन में एक से ज्यादा एटम हो तो उस केस में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तमाम एटम्स का, वो चार्ज ऑन द आयन के इक्वल होता है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ, SO4-2,
ये एक ऐसा आयन है, आपको आयन का तो पता है जिसपे चार्ज, ये एक ऐसा आयन है जिसमें ज्यादा एटम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ज्यादा एटम है। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है, एक ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो क्या होगी -8। तो आप देख ले इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो चार्ज ऑन द आयन के इक्वल है, जितना आयन के ऊपर चार्ज है उसके इक्वल है, चार्ज ऑन द आयन उसके इक्वल है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने नाइट्रेट की बात करता हूँ। ये एक ऐसा आयन है जिसमें एक से ज्यादा एटम, तो अगर एक से ज्यादा एटम होंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो -6। इन दोनों का सम देखें, इनका सम जो है वो इक्वल होता है चार्ज ऑन द आयन। इन केस ऑफ आयन कंटेनिंग मेनी एटम्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। ये हो गया। उसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में, एन से मुराद न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज 0। जैसे मैं आप लोगों को भी एग्जांपल दे रहा था, CH4 है, CH4 में हम लोगों ने देखा है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होती है, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 4 है तो +4 होगी तो 0 हो गया। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हम H2O की बात करते हैं, आपको पता है H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 -2 0। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया N से न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब उसके बाद E जो है, E से बनता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के केस में आप लोगों को जो चीज डिसाइड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में आप लोग प्लीज एक बात ध्यान में रखिएगा, कोवलेंट कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। अब देखिए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, यानी अपेरेंट चार्ज यानी एक नंबर होगा, साथ उसके एक साइन होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब कोवलेंट कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इक्वल होती है। ये मैंने एग्जांपल लिखी है CCl4। अब इसमें कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक क्लोरीन तो एक बॉन्ड बना रहा है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हम लोगों ने नंबर भी लिखना होता है साथ। तो आप याद रखें, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको पता है 2.5 है, और क्लोरीन की 3.1 है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन की 3.1। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उस पे माइनस, जिसकी कम है उस पे प्लस। ये मैंने लिखा भी है साथ। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज। तो दो बातें यहाँ याद रखने की हैं कि कोवलेंट कंपाउंड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड की, कोई जितने बॉन्ड बना रहा हो उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और साइन का डिसाइड हम लोग कैसे करते हैं? साइन का हम लोग डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर। ये कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा पीरियड है, इसके ऊपर आप लोगों को पता है यहाँ हाइड्रोजन होता है और 8वें में यहाँ पे हीलियम होता है। इन तमाम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी आसानी से याद रख सकते। कैसे करेंगे इसकी याद करने? इसकी 1 है, 0.5 ऐड करते जाएं, 1.5, इसकी 2, इसकी 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5 और इसकी 4। बड़ी आसानी से आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है वो याद रख सकते हैं। और यहाँ नीचे एसिटाटीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, तो आप इसमें 0.3 ऐड करते जाएं। आयोडीन की 2.5 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है, और इसमें 0.3 ऐड करें, क्लोरीन की 3.1 होती है। ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सीख लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट्स की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बड़ी आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फाइन हो, F है फ्री स्टेट एलिमेंट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। I से आयन कंटेन सिंगल एटम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू वैलेंसी। और उसके बाद इन केस ऑफ आयन कंटेनिंग मेनी एटम, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। N से न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और उसके बाद E से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है कोवलेंट कंपाउंड के केस में कि क्या साइन होगी। उसके बाद हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 सिवाय हाइड्राइड के। याद रखें, जितने भी नेगेटिव चार्ज है उनको हम लोग आइड से करते हैं शुरू, आइड या एट
या आइड, ये पहचान है नेगेटिव चार्ज की। याद रखिए, आइड, 8 और आइड ये नेगेटिव चार्ज की पहचान है। अगर कोई सिंगल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो आइड उसके एंड पे आएगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सिंगल एटम। इसमें एक एक्सेप्शन है, OH जो ग्रुप ऑफ एटम है इसके ऊपर -1, इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज तो नेगेटिव चार्ज इन पे हो और सिंगल एटम हो, आप अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके एंड पे भी आइड आना चाहिए, तो हम कहते हैं हाइड्राइड। आइड नेगेटिव चार्ज की पहचान है। उसके बाद ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो 8 आता है, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, उसके बाद नाइट्रेट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज की पहचान। और आइड कब होता है? जब हम लोग एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो हमारे पास 8 जो है वो आइड में चेंज हो जाता है। SO4 - 2 सल्फेट है, SO3 -2 ये सल्फाइड हो गया, NO2 - 1 ये नाइट्राइट हो गया। कीप इन माइंड, आइड 8 और आइड नेगेटिव चार्ज की पहचान है। सिंगल एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज उसको आइड से रिप्रेजेंट करते हैं, मैनी एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज उनको 8 और आइड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 है, एक्सेप्ट हाइड्राइड जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 है, परऑक्साइड में इसकी -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखना। ये सारे रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है जो आज से पहले मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। आप मुझे बताएं कि ग्लूकोज जो है इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ग्लूकोज में हम लोग निकाल लेते हैं, एक ऑक्सीजन पे जो है वो -2 है, 6 ऑक्सीजन है तो -12, एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 है तो 12 हाइड्रोजन है तो +12, -12 +12 0 हो गया, और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 आ गई। यहाँ भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब इनमें मैं हाईलाइट करूंगा, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। एक ऑक्सीजन पे -2 है, 3 ऑक्सीजन है -6, पोटाशियम पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी +1, -6 +1 -5 आ गया, -5 में क्या ऐड करें? 0 बने +5, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। बिल्कुल इसी तरह आप करेंगे। KMnO4 में मैंगनीज की निकालें, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है -8, पोटाशियम की +1, -8 +1 -7 हो गया, -7 में क्या ऐड करें? 0 बने +7, यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो यहाँ इन एलिमेंट्स में आप यहाँ मैंगनीज की, यहाँ क्रोमियम की, ये आप लोग यहाँ कार्बन की, यहाँ कार्बन की, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग खुद निकालने की कोशिश करें। हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने ये लिखा है, ये कुछ रिएक्शन है और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन बताएं कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन से। याद रखें, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में 0, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1 है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। देख लें आप लोग, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यानी रिडक्शन हो रही है। तो याद रखें ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिनमें लेफ्ट और राइट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ आप लोगों के सामने देता हूँ, यहाँ Ag+1 है, याद रखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की +5 है, ऑक्सीजन की आपके पास -2 है, यहाँ सोडियम की +1, क्लोरीन की -1, सिल्वर की +1, क्लोरीन की -1, सोडियम की +1, नाइट्रोजन की +5 है, नाइट्रेट में हमेशा +5 होती है, ऑक्सीजन की -2 है। तो याद रखें किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट और राइट साइड पे चेंज नहीं हो रही, तो ये जो हमारे पास एक रिएक्शन है ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आप इस तरह इन तमाम इक्वेशंस में आप लोग देखेंगे कौन से रिएक्शन है जो रिडॉक्स हैं, और फिर इन रिडॉक्स रिएक्शन को आप लोग अलग करेंगे। ये आप लोग खुद करेंगे, आप इस स्लाइड का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप करके मुझे भेजेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है
ये है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस, इस कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ देखें, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, जरा मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, CaCl2O6, मैं इस फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ। यहाँ देखें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैल्शियम, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक ऑक्सीजन की -2, 6 ऑक्सीजन है, -12 +2 -10 आ गया, -2 +12 हो गया, प्लस -10 में क्या ऐड करें, 0 बने, +10, ये +10 को आप क्लोरीन के 2 एटमों की +10 है, हमेशा उसको इस नंबर पे डिवाइड करना होता है, ये ध्यान में रखें, इस नंबर पे डिवाइड करें, +5, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ये तरीका आप लोगों ने लगाना है। ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, OF2 में, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक फ्लोरीन 7वें ग्रुप से, एक फ्लोरीन के -1, यहाँ 2 फ्लोरीन है -2 में क्या ऐड करें, 0 बने, +2, यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है, आप लोग निकाल के, बाकी में आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज हम निकालना चाहते हैं, यहाँ पे सोडियम को देखें, एक सोडियम की +1, यहाँ 2 सोडियम, +2 में क्या ऐड करें, 0 बने, -2 बाई दिस 2 इज -1, ये आपके पास पर ऑक्साइड। यहाँ KO2 में देखना चाहते हैं, K की +1 में क्या ऐड करें, 0 बने, -1, ऑक्सीजन की आ गई -1 डिवाइडेड बाई दिस 2, तो ये -1 बेटी ये सुपर ऑक्साइड, और H2O में ऑक्सीजन की -2 है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये आपके पास हो गई। उसके बाद फिर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है एलिमेंट्स की, ये आप लोग देखें, इसको आप एक नजर से देख के बता सकते हैं। जब एलिमेंटल फॉर्म में कहीं पे एलिमेंट्स मौजूद है, एलिमेंटल फॉर्म में, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ एलिमेंटल फॉर्म कहीं भी नहीं है, ये है जी रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ जिंक की 0 है, इधर जिंक की +2 है, यहाँ सिल्वर की +1 है, यहाँ सिल्वर की सॉरी +1 है, यहाँ सिल्वर फ्री स्टेट में 0, लेकिन चेंज हो गई, तो ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी भी आप देख सकते हैं, तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की आप लोग प्रैक्टिस करें, और इसको कतन ये ना समझें कि ये कोई आसान चीजें, इन चीजों पे भी एग्जाम में लोगों को फंसते देखा है, लोगों को फिर वहां पता नहीं चलता कि आप क्या करें, ये प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी, जो टेस्ट हम लेंगे उसमें भी आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए देखें जी, हमारे पास है जी कंडक्शन, कंडक्शन होती है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कंडक्शन जो है वो 2 तरह की होती है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है ड्यू टू फ्री आइंस। आइंस कब फ्री होते हैं, एक क्वेश्चन आमतौर पे आता है कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो है, ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, सॉलिड, ये नॉन कंडक्टर है। फिर पूछा जाता है कि आइंस तो इसमें है, तो फिर तो कंडक्टर होना चाहिए। अगर सिर्फ आइंस की मौजूदगी शर्त होती तो ये कंडक्टर होता, नहीं, फ्री आइंस की मौजूदगी शर्त है। और आइंस फ्री कब होते हैं, आइंस उस वक्त फ्री होते हैं जब किसी साल्ट को आप लोग मेल्ट करते हैं या उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इनको बोलते हैं, जिसमें फ्री आइंस की वजह से। उसके बाद इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो कंडक्शन होती है ना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो आइंस हैं उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, और आइंस की मूवमेंट तेज होने से, स्पीड तेज होने से वो करंट को आसानी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। मेटालिक कंडक्टर के होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होती है। तो पीरियोडिक टेबल में कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच एंड्स इन UM इज मेटल। जो UM पे एंड होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो एलिमेंट्स वो मेटल्स, एलिमेंट्स एंडिंग इन UM, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एलिमेंट्स एंडिंग इन UM आर मेटल्स। और मेटल्स जो है उनकी सबसे पहली डेफिनेशन ये है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब पहली दफा डिफाइन किया गया तो स्पेस पे किया गया था कि जो जिनमें से इलेक्ट्रॉन गुजरता है, लेकिन
दो एक्सेप्शन है, एक है जी हीलियम और सिलीनियम, दोनों का नाम जो है यूएम पे एंड होता है, लेकिन दोनों नॉन मेटल्स हैं, हीलियम सिलीनियम। अब मेटालिक कंडक्टर क्या है? ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल which end in are metals and these conduct electricity through free electrons। कोई नॉन मेटल भी ऐसी है जी, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में एक ऐसी नॉन मेटल है जो एक मेटालिक कंडक्टर में आती है। अच्छा, कुछ ऑक्साइड भी होते हैं, कुछ ऑक्साइड भी होते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो वो बता भी दूंगा। कुछ ऑक्साइड भी ऐसे होते हैं जो मेटालिक कंडक्टर के जुमरे में आते हैं। उसके बाद इनकी जो कंडक्टिविटी है, मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी, ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। इसकी वजह देख लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों कम होती है। अब देखें, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑलवेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं। ये ऊपर नीचे जितना वाइब्रेट करते हैं इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब यहाँ ये एटम्स हैं, जब आप हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस कॉज करते हैं। ये वजह है कि ज्यादा टेम्परेचर पे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस को जो है वो रेजिस्ट करती है, याद रखिए। जबकि यहाँ रेजिस्ट करने की वजह क्या है? यहाँ पे डिक्रीज इन मेटालिक कंडक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह क्या है? बिकॉज एट हायर टेम्परेचर द एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद हायर एम्पलीट्यूड, जिसकी वजह से हिंड्रेंस इज कॉज्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि आयंस की स्पीड बढ़ जाती है। अब आयंस फ्री कब होती है? फ्यूज फॉर्म या एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म। उसके बाद आयंस इन सॉलिड स्टेट डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बता रहा हूं मैं आपको। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन ऑफ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखें, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो सारे के सारे वो आयंस में चेंज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता रहा हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी डाइल्यूशन बढ़ेगी, उनमें आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे याद रखें, आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जो सोल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डाइल्यूट करते जाएंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ती जाएगी, ज्यादा आयंस होंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी चीजें इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा उसमें ये आएंगे। आप अपने क्वेश्चन नोट करते जाएं तो बाद में मैं इनको एड्रेस करता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बड़े टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन है जो हम लोगों ने करने, टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन है। आप देखें जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल। मैं मतलब पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं जब भी किसी क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अगर कोई हैं तो वो गवाह हैं, मैं क्लास शुरू करने से पहले हमेशा जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वो एक्सपेरिमेंट करवाने से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। वो एक्सपेरिमेंट आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं घर में, आप अपने छोटे बहन भाइयों को ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करवा सकते हैं। आपने करना क्या है, आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, नीला थोथा पंसारियों की दुकान से मिल जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आप लोगों ने लेना है और उसको वाटर में डिजॉल्व कर देना। ये वाटर है, उसमें आपने कॉपर सल्फेट डिजॉल्व कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने एक कील लेना है, बिल्कुल नया, एक आप लोगों ने कील लेना है, और एक आप लोगों ने कॉपर की वायर लेनी है, और कॉपर की वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतार के उस वायर को आप लोगों ने ऐसे इकट्ठा कर लेना है। अब करना क्या है, वो जो आप लोगों ने कॉपर की वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतारी और उसको इकट्ठा कर लिया, आप लोगों ने एक लूप की फॉर्म में बना लिया है, उसको आप लोगों ने एनोड बना देना है, और वो जो आप लोगों ने एक कील लिया है उसको आप लोगों ने कैथोड बना देना है। इसको एनोड कैसे बनाएंगे, इसको हम एक सेल जो है 10 रुपए का मिलता है मार्केट से, वो ले लें,
और हाथ से ही आप पकड़ के ये इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए चीज़ें। और कील को आप लोगों ने कैथोड बना देना है। तो आप देखेंगे विद इन 1 मिनट कील के ऊपर जो है वो कॉपर की लेयर चढ़ जाएगी। तो क्या करना है, इसी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल है। जिस चीज के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको कैथोड बनाया जाता है, जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको एनोड बनाया जाता है, और जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कॉपर की करना चाहते हैं, उसी चीज का साल्ट यहाँ पे यूज करते हैं। अब जब ये मैं हमेशा ये एक्सपेरिमेंट पहले करवाता हूँ, उससे मुझे क्या आसानी होती है, उससे मैं आसानी से बच्चों को ये बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना, ये एनोड है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसको एनोड बोलते हैं, सारे लोग जानते हैं। और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसको हम कैथोड कहते हैं। ये कैथोड है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे रखनी थी, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे रख दी है। हाँ, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे आप देखें, ये लिखा है एन ऑक्स एट अ रेड कैट, एक बैल ने एक सुर्ख बिल्ली को खाया। अब इसमें क्या है, एन ऑक्स मीन एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये यहाँ नीचे देखिए, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। मैंने स्टूडेंट्स को, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता रहा था कि छोटी छोटी चीजें होती हैं और बच्चों को पता नहीं होता, मैंने स्टूडेंट्स को कभी भी, मैं कैथोड और एनोड की डेफिनेशन किसी से पूछता हूँ, कोई कहता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, कोई कहता है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, कीप इन माइंड ये सारी डेफिनेशन जो है ये बात की बात है। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन की जो बुनियादी डेफिनेशन है जिसकी वजह से सारी डेफिनेशन बनी, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एनोड की बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन एनोड की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो हर जगह पे फिट होती है, सही होती है, वो है कि एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नीड टू रिमेंबर एन अदर निमोनिक, oil rig. Oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. Oil rig. Oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. अब यहाँ क्या होता है, तो यहाँ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो कॉपर के यहाँ पे एटम्स हैं, ये आप लोगों के पास कॉपर के एटम्स, ये कॉपर एनोड के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये जो कॉपर का लूप है, ये कॉपर के मिलियन ऑफ एटम्स से मिलकर बना है। तो होता है क्या, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर के एटम्स जिन पे जीरो चार्ज था, उनमें से माइनस होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर नेगेटिव लिखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, बन जाते हैं कॉपर आयन। तो कॉपर का ये जो लूप है, कॉपर की वायर है जिसके ऊपर से आप लोगों ने इंसुलेशन उतारी थी, उसके मिलियन ऑफ एटम्स है, हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और कॉपर आयन बनते हैं। कॉपर आयन तो यहाँ पे आ गए, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉनों को आप लोगों ने फ्री नहीं छोड़ना, वो जो इलेक्ट्रॉन कॉपर के हर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस सेल के अंदर से गुजरते हैं और कील के ऊपर पहुंच जाते हैं, कील के ऊपर पहुंच गए। और जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे कॉपर एटम बनता है, और कॉपर एटम जो है वो कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। याद रखें, एटम के डिपॉजिट होने की जगह हमेशा एनोड होता है और आयंस हमेशा सोल्यूशन में रहते हैं। इसलिए जब यहाँ कॉपर के एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, कॉपर आयन बन गया, आयन नीचे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए पहुंच गए, और सोल्यूशन के अंदर से कॉपर आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा से कॉपर एटम बना देते हैं, और कॉपर एटम सेल के ऊपर, कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग सीख लिया, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीख लिया कि ये नोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ये आप यहाँ देखें, ये जो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है, जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लाजमी इसको ट्राई करें, इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसकी वजह आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, इसमें नोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है,
आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन हुआ है ना, इसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई, ये एक वन कंपार्टमेंट रिएक्शन है, इसमें एक कंपार्टमेंट है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट नहीं चाहिए, याद रखिए। इसमें साल्ट ब्रिज यूज नहीं होती है, याद रखिए। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये जाहिर है आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करें, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये आप लोगों के पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में देख लिया, गैल्वानिक सेल के सारे पॉइंट्स आप लोग खुद करेंगे। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोग जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मुख्तलिफ साल्ट की, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में आप लोग कैसे करते हैं। अगर तो साल्ट मोल्टन हो तो नॉन मेटल एनोड पे आती है और मेटल कैथोड पे आती है। और मोल्टन साल्ट के केस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीडिक्टेबल होते हैं, याद रखिए। मोल्टन साल्ट के केस में प्रोडक्ट प्रीडिक्टेबल होते हैं। मैं आप लोगों के सामने ये लाजमी एक मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। ये एक मोल्टन साल्ट की मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है, मैं उसकी बात करता हूँ। अब सोडियम क्लोराइड जब मोल्टन फॉर्म में होता है तो वो कौन कौन से आयन देता है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे इस सेल के अंदर यहाँ पे सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन। जब आपने मेल्ट किया तो सोडियम क्लोराइड, और फिर यहाँ पे क्या होता है, आप लोग दो इलेक्ट्रोड जो है वो डालते हैं। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पे बनाते हैं और कैथोड हमेशा राइट साइड पे बनाते हैं। कीप इन माइंड, ये भी एक कन्वेंशन है। और एनोड और कैथोड का मैं बता रहा हूँ, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो एनोड है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो कैथोड है। एक और गलती करते हुए जो मैंने बच्चों को सुना है, वो मैं आपको देखा है, वो बताना चाहता हूँ। बच्चे ऐसे करते हैं कि दोनों लाइनें जो है वो बराबर लगा देते हैं और एक के ऊपर पॉजिटिव लिख देते हैं, एक ऊपर नेगेटिव। याद रखें ये कैपेसिटर है, ये बैटरी, ये सेल नहीं, ये कैपेसिटर है। बेशक आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखते थे, सेल तो ये होता है एक लाइन बड़ी और एक छोटी, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, ये सेल होता है। और बैटरी क्या होती है, आप काफी सारे इस तरह सेल जोड़ दें, ये आपके पास एक बैटरी की साइन होती है, याद रखें। आपने काफी जगह पे देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बैटरी। अब यहाँ देखें, ये एनोड है ये कैथोड है। अब यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, अब इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो Cl-1 जो है क्लोराइड आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, जाहिर है एनोड के ऊपर पहुंच गया और एनोड पे इसने ऑक्सीडेशन करवाना। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन है, NOx ate a red cat, एक बैल ने सुर्ख बिल्ली को खाया, एट नोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन यहाँ पे जाते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या रिलीज किया, तो बन गया क्लोरीन एटम। और आपको पता है क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में उन 7 चीजों में मौजूद है जो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। 7 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के ऐसे हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, क्लोरीन भी उनमें से एक है। ये भी आप लोग लाजमी ध्यान में रखें, अगर आप लोग कहीं पढ़ाते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं। वो 7 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 7 का हिस्सा बना रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, और अगर मैं हाइड्रोजन भी यहाँ पे लिख दूँ इसके साथ कुछ, देखें ये लिखा हुआ है 7, ये देख लें, ये 7 लिखा हुआ है। तो ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ क्या किया, जो क्लोराइड आयन है वो इस एनोड के ऊपर गए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोराइड आयन के ऊपर -1 है, मतलब क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया हुआ है, वो अब एक इलेक्ट्रॉन ये वापस कर रहा है। तो क्लोरीन, क्लोराइड पे आगे, क्लोरीन पे आगे 0 चार्ज। अब क्लोरीन 2 मिलकर क्लोरीन, एक और क्लोराइड इसी तरह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन एटम बनाएगा, 2 क्लोरीन एटम मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये तो एनोड पे हो गया। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ये होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन ने दिया था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ, वो एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोराइड आयन ने दिया था वो इधर से होते हुए सेल में से गुजरा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, और सोडियम आयन वो इलेक्ट्रॉन जाके ले लेते हैं। और सोडियम आयन जब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सोडियम मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है कैथोड की तरफ। बताने का मकसद ये है
के हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नॉन मेटल जो है उसने एनोड पे जाना है, ये लिखा हुआ है, मेटल ने हमेशा कैथोड पे जाना। दो ही तो आइन है, कोई मुकाबला ही नहीं है, सिर्फ दो आइन है। प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल। जैसे अब यहाँ पे सपोज ये एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे डिपॉजिट होगी, सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगी। ब्रोमीन एनोड पे और लेड कैथोड पे। नॉन मेटल हमेशा एनोड पे और मेटल हमेशा कैथोड पे। ये तो हो गया मोल्टन साल्ट केस में। अब जो फ्यूज साल्ट होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम होती है, वो बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है, वो याद रखना जरा मुश्किल होती है। जब भी आप किसी साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो साल्ट जो है, वो साल्ट तो आयोनाइज होता है, साथ साथ वाटर भी आयंस में चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना, तो सोडियम क्लोराइड दो हिस्सों में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा, वाटर भी बनाएगा हाइड्रोजन आयन और साथ हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर बनाएगा। अब यहाँ पे दो एनाइन है और दो केटाइन है। अब यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट करना है कि अब यहाँ पे एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना है। ये दोनों एनोड पे जाएंगे, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड दोनों एनोड पे जाएंगे। ये दोनों जहाँ पे खड़े हैं एनोड के ऊपर, ये दोनों इस एनोड के ऊपर पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन देगा, किसकी ऑक्सीडेशन हो, दोनों पहुंचे हुए, किसकी ऑक्सीडेशन हो, ये एक चीज है, किसकी ऑक्सीडेशन हो। उसके लिए ये याद रखें, कुछ हिंट्स हैं। अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो हमेशा हाइड्रोक्साइड के अलावा जो दूसरा आयन है हैलाइड आयन, वो हमेशा ऑक्सीडेशन उसकी। अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, अगर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, तो यहाँ हमेशा यहाँ एनोड के ऊपर क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी और क्लोरीन गैस बनेगी। और अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो हमेशा हाइड्रोक्साइड। एक चीज ये, एक पॉइंट में आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है वो सल्फेट है या फास्फेट है या नाइट्रेट है, तो चाहे सोल्यूशन डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, तो हमेशा हाइड्रोक्साइड को प्रेफरेंस होगी। हिंट याद रखें, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के केस में हाइड्रोक्साइड के अलावा जो दूसरा एनाइन होता है, जो कि आम तौर पे हेलाइड आयन होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के केस में हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में उनको प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अगर इन्हीं चीजों का डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो फिर किसको प्रेफरेंस दी जाती है, हाइड्रोक्साइड को। और हाइड्रोक्साइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। लेकिन एक और बात, अब चाहे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो चाहे डाइल्यूट सोल्यूशन, तो ये जो है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट या सोडियम सल्फेट, इनके केस में हमेशा जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन ही उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये आप लोग याद रखें, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखें, इसको मैंने शॉर्टकट के तौर पे यहाँ आप लोगों के सामने लिख दिया है। ये देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑलवेज प्रेफर्ड एज कंपेयर्ड विद दीज एनाइन, चाहे सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड चाहे डाइल्यूट, और बाकी मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद अब ये तो हो गई एनोड। अब कैथोड के बारे में देखिए, कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन आयन का किसी मेटल के साथ, यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयन का सोडियम आयन के साथ कंपटीशन है। अब इसका रूल क्या है, याद रखें, इसका रूल ये है कि अगर जो मेटल आयन है वो इनमें से कोई हो, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और Fe+3, तो इनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है हाइड्रोजन के मुकाबले। यानी हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, अगर ये वाले आयन मौजूद होंगे, ये वाले आयन जाके इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाले आयन जाके इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन अगर इन हाइड्रोजन आयन का कंपटीशन किसी और आयन के साथ हो जो इनके अलावा हो, तो हमेशा जाके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। आई होप कि आपको ये हिंट जो है अच्छे से समझ आ गए हैं। अभी हम लोग इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। ये देखते हैं कि आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं जरा। ये मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा जबरदस्त काम किया है कि मैंने ये टेबल बनाया है बैठ के। ये देखें जरा, सोडियम क्लोराइड जो है अगर ये फ्यूज्ड हो
तो आपको पता है इसमें कौन कौन से आयन होंगे, क्लोराइड आयन होंगे और सोडियम आयन होंगे। अब क्या हम प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। जो नॉन मेटल है वो एनोड पे होगी, क्लोरीन एनोड पे होगा, और जो मेटल है सोडियम वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। अब अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन हो, ये दोनों आयन है, ये हाइड्रोजन एंड सोडियम आयन, और ये डाइल्यूट सोल्यूशन है सपोज, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में क्या होता है, हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगी नॉन मेटल, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर के भी आर सपोज और उसका डाइल्यूट सोल्यूशन है, इन दोनों में से डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट होता है जो कि ऑक्सीजन गैस देता है, रिएक्शन में ऊपर लिखा है, और इन दोनों में से हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी कैथोड पे। यहाँ पे देखें जी, अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो तो अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में अगर हाइड्रोक्साइड का किसी आयन के साथ मुकाबला हो, वो जो दूसरा आयन है वो डिपॉजिट होता है, तो यहाँ ब्रोमीन मेटल जो है, ब्रोमीन नॉन मेटल यहाँ पे हो, और इन दोनों का कंपटीशन हो तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब यहाँ आगे है जी, अगर के बी आर मोल्टन हो, यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं, नॉन मेटल एनोड के ऊपर और मेटल जो है वो कैथोड के ऊपर। सोडियम सल्फेट एक्वस है। अब देखें, अब ये चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, जब हाइड्रोक्साइड आयन का मुकाबला सल्फेट, फास्फेट या नाइट्रेट से हो, तो चाहे सोल्यूशन डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो डिपॉजिट होता है और ऑक्सीजन गैस में। और यहाँ पे दूसरा आप लोगों के पास क्या है, सॉरी, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन का मुकाबला है, तो हमेशा आपको पता है सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन को प्रेफरेंस देती है हाइड्रोजन गैस पे। अब हम लोग बात करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्यूप्रस क्लोराइड में देखें, ये एक्वस है। अब इस एक्वस को आप डाइल्यूट समझे, इसको डाइल्यूट समझे। अगर ये डाइल्यूट होगा, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का मुकाबला होगा, तो डाइल्यूट के केस में हाइड्रोक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। और इन दोनों में देखें, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में देखें जब हाइड्रोजन आयन का कंपटीशन हो सॉरी, मर्क्यूरस आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन या Fe+3 के साथ, तो हमेशा इनको प्रेफरेंस जाती है, तो कॉपर मेटल डिपॉजिट हो यहाँ। और अगर ये कंसंट्रेटेड हो तो इन दोनों में जो क्लोरीन है उसको होगी, जैसे बता दूंगा, इस तरह मोल्टन के केस में यहाँ दो आयन है तो इनमें कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी और यहाँ पे एल्यूमिनियम। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा। ये है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें और इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है उम्मीद है। अब हम लोग, हाँ, अब ये जितना हमने पीछे किया है ये कोई मतलब इतना वो नहीं था, वो एफएससी लेवल का था, कुछ चीजें उसमें बीएससी लेवल की थी। अब हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ से आगे शुरू होगी, अभी हमने गैल्वानिक सेल पे जाना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भी हम बात कर रहे हैं, गैल्वानिक सेल की भी बात नहीं की। तो आप याद रखें कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसके लिए फ्राडेज लॉ, जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस को गवर्न करते हैं, वो दो लॉज हैं, फ्राडेज फर्स्ट लॉ और फ्राडेज सेकंड लॉ। एक फ्राडे का फर्स्ट लॉ है, एक फ्राडे का सेकंड लॉ। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, बच्चों मुझे पता है आप लोग भी थकते होंगे, लेकिन बस ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मुझे अंदाजा है कि टाइम जो है वो काफी हो गया है, और शुड आई कंटिन्यू? मुझे बताएं बच्चों, मुझे शुरू रखना चाहिए? कोई आप में से माइक खोल के बता दे। बच्चों कोई माइक खोल के बता दे कि मुझे शुरू रखना चाहिए। आप में से कोई माइक खोल के बता दे कि आप लोग मुझे बताएं कि शुरू रखना चाहिए या यहीं पे खत्म कर दूं। आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताएं जी कि मैं शुरू रखूं या खत्म करूं लेक्चर।
आप लोग मुझे तो लगता है लेक्चर में है ही नहीं, सो तो नहीं गए आप लोग।